प्रियजनों, हिंदू समाज के लिए जातिवाद, जाति व्यवस्था अभिशाप बन करके रही है। अगर हम अपने देश भारतवर्ष के बारे में बात करें तो यहाँ शक आए, हूण आए, कुषाण आए, यहाँ पर तुर्क आए, यहाँ पर अलग अलग मुस्लिम वंश आए, अलग अलग आक्रमणकारी आए, मुग़ल आए, उसके बाद अंग्रेज आए, गुलाम बनते चले गए। इसलिए नहीं कि हम कमज़ोर थे, इसलिए नहीं कि हमारे पास धन नहीं था, धन भी था और कमज़ोर भी नहीं थे। दिक्कत की बात यह है कि बटे हुए थे जातियों में, बटे हुए थे आपसी दुश्मनियों में, रजवाड़ों में। समाज जब बंटता है तो देश को, समाज को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। प्रियजनों, ये जाति किसने बनाई, इसका जिक्र बाद में कर लेंगे। प्रियजनों, जातिगत अत्याचार कितने हुए, कैसे हुए, इसका भी जिक्र हम बाद में कर लेंगे। लेकिन पहले हम जिक्र करेंगे इस विषय पर कि क्या ये जातियां हट नहीं सकती। जी नहीं, नहीं हट सकती। कौन नहीं हटने देना चाहते इसे नेता नहीं हटने देना चाहते। जो कहते हैं कि जाति के कारण अत्याचार हुआ है, दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, तो वही दलितों का नेता जाति हटने लगे तो उसमें सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा। जो अन्य नेता भी हैं, जो राजनीति करते हैं, चाहे वो सवर्ण भी हैं, जाति के कारण जिनका काम चल रहा है वो जाति क्यों हटने देंगे भला। आइए हम बात करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि जाति को कैसे हटाया जा सकता है। समाज बहुत विस्तृत होता है और समाज पर पूरे तरीके से किसी का नियंत्रण नहीं होता। समाज से किसी कुरीति का हटाया जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सरकार एक सिस्टम होती है। सिस्टम से किसी चीज को संकल्प शक्ति के द्वारा, कोई विधेयक पास करके, कोई कानून बना करके हटाया जा सकता है। तो शुरुआत तो उधर से ही होनी चाहिए ना, जिधर से आसान हो, फिर आगे बढ़ें, क्योंकि उससे बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम विद्यालयों में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ जाति का कॉलम नहीं होना चाहिए। यदि हम नौकरी कहीं प्राप्त करने जाते हैं तो जाति का कॉलम नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकारी विभाग में कहीं एंट्री होती है तो जाति की नहीं होनी चाहिए। जाति का नाम लिया जाए या कोई जाति का नाम ले सरकारी कागजों के बनने के दौरान या किसी पुष्टि के दौरान, तो उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। सरकारी तंत्र से जाति बिल्कुल हट जाए। स्कूलों से, हॉस्पिटल से, भर्तियों से, सरकारी नौकरियों से, सरकारी कामकाज से, जनगणना से, हर चीज से जाति बिल्कुल हट जाए। अब जितनी बात मैंने यहाँ पर कही है, अब मुझे बताइएगा कि इन बातों से सबसे ज़्यादा मिर्ची किन्हें लगेगी। उन्हें लगेगी जो कहते हैं कि हम जाति के कारण प्रताड़ित हैं, जाति हटनी चाहिए। भाई, जाति हटने के लिए पहला कदम जो उठाया गया, उसके लिए आप लोग परेशान क्यों होते हो। बोले कि परेशान इसलिए होते हैं कि जाति समाज में फिर भी रहेगी, हम शोषण का शिकार फिर भी रहेंगे। कैसे रहेंगे बताइएगा। आप लोग कहते हैं कि हम सशक्त हैं, हम ताकतवर हैं, हम ज़्यादा हैं संख्या में, हम 80% हैं, हम 90% हैं, ऐसा भी दावा करते हैं। तो 80% का शोषण 20% लोग कैसे कर सकते हैं बताइएगा मुझे। आप ताकतवर हैं, आप जाग चुके हैं, उसके बाद भी शोषण आपका हो जाए, तो ऐसा कैसे संभव है। तो यह बात क्या दोहरी बात नहीं हो गई है। प्रियजनों, इसके बाद दूसरी बात उठती है कि हम मान लेंगे रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। दलित कहेगा कि हमें ब्राह्मण की बेटी चाहिए। अब एक तरफ तो आप नारी के सम्मान की बात करते हो और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हमें बेटी चाहिए। बेटी कोई दान में दी जाने वाली चीज है क्या? बेटी कोई हलवा है क्या बांट दिया जाए? अब ब्राह्मण छोड़ दीजिएगा, आप क्षत्रिय वैश्य सब कुछ छोड़ दीजिएगा, वर्ण छोड़ दीजिएगा। मैं यहाँ एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई राजपूत के साथ में शादी करता है, क्या ऐसे ही विवाह कर देगा किसी घर में, उसे देखे बगैर, जांचे बगैर, परखे बगैर ऐसे ही कर देगा क्या? कोई दलित के यहाँ विवाह करता है, ऐसे ही अपनी बेटी का विवाह कर देगा क्या? लड़के को भी नहीं देखेगा, उसकी आदतों को भी नहीं देखेगा।
घर को भी नहीं देखेगा, संस्कारों को भी नहीं देखेगा, ऐसे ही कर देगा क्या? और आप बेटी ऐसे ही मांग रहे हो। यानी अपनी जाति में भी बेटी का विवाह 10 चीज़ों को देख करके किया जाता है। आप मांग रहे हो कि बेटी ऐसे ही दे दो। और चलो मान लिया कि बेटी देने से जो है सामाजिक समरसता आती है, तो मैं यहाँ पर यह पूछना चाहता हूँ कि भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, उनकी दूसरी पत्नी ब्राह्मण थी, और आप लोग फिर भी कहते हो कि ब्राह्मण होना ही अपने आप में गाली है। मैं पुनः बता दूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ओबीसी से आता हूं। आप लोग कहते हैं कि ब्राह्मण होना ही गाली है, ब्राह्मण होना ही शर्म की बात है, ब्राह्मण होना ही अपमान की बात है, ब्राह्मण बहुत गंदे हैं, ब्राह्मण बहुत खराब है। फिर भी ऐसा क्यों कहते हो? और अगर वो वास्तव में खराब है तो खराब की बेटी आप क्यों मांगते हो? ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ये दोहरी बातें क्यों? तर्क पर यदि आ जाएं तो फिर इधर उधर की बात करने लगते हैं। ये बात छोड़नी पड़ेगी भाई, हमें छोड़नी पड़ेगी। और केवल ऐसा नहीं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दूसरी पत्नी जो थी वो ब्राह्मण थी, ऐसा भी है कि बाबा साहब की बहनें, एक बहन का विवाह ब्राह्मणों में हुआ था, दूसरी बहन का विवाह मराठा परिवार में हुआ था, उनका भी दलितों में नहीं हुआ था। तो जिनको आप आदर्श मान रहे हो, उन्होंने जातिगत भेदभाव नहीं किया और उन्होंने इन दीवारों को तोड़कर अंतरजातीय विवाह भी किए, तो क्या लाभ हुआ? तो फिर आप किस मुंह से कह देते हो कि रोटी बेटी का संबंध कर लें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी? चलो, बेटी के संबंध के बारे में मैंने बात की, अभी मैं रोटी के संबंध के विषय में बात करता हूं। एक राजपूत लड़का, किसी कमेंट में उसने कहा, मेरी ही वीडियो थी, किसी अन्य रिपोर्टर के चैनल पर थी, उस पर कमेंट आता है कि मैं राजपूत हूं और मैं अपने दलित भाइयों के साथ बैठ करके खाना खाता हूं, कोई भेदभाव नहीं करता। जानते हो, आगे से बहुत सारी गालियां पड़ी। तुम अपने आप को बड़ा समझते हो, तुमने कुछ एहसान कर दिया हमारे साथ खाना खा करके, तुम्हारी इसी सोच के कारण, नीच सोच के कारण हम लोग तुमसे नफरत करते हैं। अब ये बताइएगा कि कितने प्रेम से भर करके उसने यह बात कही होगी, क्या प्रसाद मिला उसे आगे से? स्थिति ऐसी हो गई है कि यदि कोई सवर्ण दलितों के साथ बात नहीं करता, कहता है भाई आप अपने स्थान पर राजी, हम अपने स्थान पर राजी, तो इतने से भी कहेंगे कि देखो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, देखो भेदभाव कर रहा है। और अगर कहेगा कि भाई मैं आपके पास आया हूं आपको गले लगाने के लिए, तो कहेंगे कि कोई गले लगाने के लिए आने वाला नहीं था, इसके पीछे भी राजनीति है, या फिर डर है बाबा साहब के कानून का, फिर इस बात पर आ जाएंगे। तो फिर मुझे तरीका बताओ कि कौन से तरीके से ये जाति हटेगी? वास्तव में कोई तरीका नहीं है जब तक सोच ठीक नहीं होगी। और यही सोच है कि इस पहले कदम को उठाने से इनकार कर दिया जाता है। यानी सरकारी तंत्र से अगर जाति व्यवस्था हटे तो इससे इनकार किया जाता है, और किया उन्हीं के द्वारा ज़्यादा जाता है जो लोग जाति व्यवस्था से अपने आप को पीड़ित पाते हैं। दो तरह के लोग इस जाति व्यवस्था को और जटिल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। एक तो वो लोग जो कि यदि सवर्ण आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो उसके पीछे स्वार्थ देखते हैं या डर देखते हैं। दूसरे वो लोग जो सवर्ण हैं, अगर कोई सवर्ण उनके साथ में बुरा कर दे तो कहेंगे कि भाई मेरे साथ बुरा हुआ है, और अगर कोई दलित कर दे तो कहेंगे कि ये तो नीच हैं, ये तो करते ही ऐसा है। दोनों प्रकार की सोच निश्चित रूप से देश को, समाज को पीछे हटाने वाली हैं। सरकारी तंत्र से यदि एक बार ये चीज़ें ठीक हो जाएं तो आपसी वैमनस्य काफ़ी कम होने लगेगा, और फिर आगे समाज पर भी काम किया जाए तो चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन यदि हम रास्ता सरकार की तरफ से भी बंद कर दें और रास्ता सामाजिक तौर पर भी बंद कर दें तो फिर कैसे चीज़ें ठीक होंगी? बस चिल्लाते रहेंगे कि ब्राह्मणों ने जातियाँ बना दी, राजपूतों ने बना दी, राजाओं ने बना दी, फलां ने बना दी। मुझे बताइएगा कि ये जो गायें हैं अलग अलग जाति की, ये थारपारकर गाय है, ये साहिवाल गाय है, ये गिर नस्ल की गाय है, ये जर्सी गाय है, ये एचएफ गाय है। गाय तो गाय है, ये अलग अलग जाति क्यों है? आप कहेंगे कि इनकी अलग अलग क्वालिटी होती हैं, इसलिए इनका ये अलग अलग नाम है, इनकी पहचान के लिए। अच्छा, तो ये फसलें, ये धान की फसल, इतने अलग अलग इनके नाम हैं,
इनके अलग अलग नाम क्यों? ये धान ही तो होने चाहिए। नहीं, इनके गुण कर्म के कारण अलग अलग स्वाद भी है, दिखने में भी अलग हैं, अलग अलग प्रजाति मेंटेन करनी पड़ती है। अच्छा, तो ये गन्ना किसान से पूछें कि ये गन्ने की फसल में गन्ने के अलग अलग नाम क्यों? ये गेहूं की फसल में अलग अलग नाम क्यों? बोले अलग अलग प्रजाति हैं। ये जातियां किसने बनाई भाई? और इनका विरोध क्यों नहीं होता? वास्तव में हमारे गुण कर्म स्वभाव के कारण भी जातियां बन जाती हैं। दिक्कत है जातिगत विभेद से, ऊंच नीच से और अहंकार से। इससे दिक्कत है। जातियां नहीं हट सकती तो जातिगत विभेद हटा दें, लेकिन वर्तमान समय में जातियों का हटना इसलिए ज़्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि जातिगत विभेद हटने का नाम नहीं ले रहा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जातियां कैसे बन जाती हैं। मान लिया आप किसी गवर्नमेंट जॉब पर हैं, आपका कहीं ट्रांसफ़र हुआ, आपके बच्चे ने किसी नए स्कूल में एडमिशन लिया, उस नए स्कूल के बारे में बच्चा कुछ नहीं जानता था। एक दो दिन के बाद में आपने बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंजेस नोट किए, हफ्ते में सप्ताह में और ज़्यादा बढ़ गए। आपने बच्चे से पूछा कि भई ये चीज़ें कहाँ से सीख रहे हो, क्या हो रहा है? आपने पड़ताल की, पता चला कि बच्चा जो है कुछ गलत संगति में पड़ गया है, गलत दोस्त उसे मिल गए हैं। आपने टीचर से कहा कि हमारे बच्चे का ख्याल रखें कि गलत संगति में न पड़े। आपने बच्चे से कहा कि उन बच्चों के पास नहीं जाना है, वो गंदे बच्चे हैं, उनका दुष्प्रभाव आप पर पड़ा है। अब आप क्या कहेंगे कि आप अच्छे बच्चों के साथ में बैठो, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, जिनके अंदर अच्छी आदतें हैं। लेकिन ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर छुआछूत पैदा नहीं हो गई? जाति तो पैदा हुई ही। आपने कहा ये बुरे बच्चे, जाति तो पैदा हो ही गई। ऊपर से यह भी कह दिया कि इनके पास भी नहीं जाना है, छूना तो दूर की बात, पास भी नहीं जाना है, तो अछूत भी बना दिया। दूसरे बच्चों को प्रोत्साहन भी दिया। आप चाहे दलित भी हों, आप चाहेंगे कि आपका बच्चा अच्छे बच्चों में बैठे। अब उस अच्छे बच्चों के समूह का एक नाम है अच्छा बच्चा और गंदे बच्चों का एक नाम है गंदे बच्चे। ऐसे ही क्या यह संभावना नहीं हो सकती कि कुछ कर्मों के कारण भी, कुछ गलतियों के कारण भी जातियां बन गई हों? क्या ऐसा संभव नहीं कि हमारे कर्म या काम के कारण, पेशे के कारण भी जातियां बन गई हों? हाँ, अत्याचार करने वाले और गंदे लोगों ने ऊंच नीच पैदा करके जातिगत शोषण किया है, बहुत शोषण किया है, वर्तमान में भी होता है, उससे हम इनकार नहीं करते। पर मैं एक संभावना आपको बता रहा हूँ। आगे मैं एक और भी बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि आप वर्ण व्यवस्था का भी विरोध करते हैं। अगर वर्ण व्यवस्था का आप विरोध करते हैं तो मैं पुनः कहना चाहूँगा कि एक डीएम जितनी सैलरी एक चपरासी की क्यों नहीं होती, सफाई कर्मी की क्यों नहीं होती? वो सफाई कर्मी जो गंदगी में घुसता है, कठिन काम करता है। वो सफाई कर्मी जो नालियाँ साफ करता है, वो सफाई कर्मी जो बहुत वजन ढोता है, बहुत मेहनत करता है, उसकी सैलरी कम, उसका प्रोटोकॉल कम। एक डीएम उससे कम मेहनत कर रहा है, शारीरिक तौर पर देखें तो उसकी सैलरी ज़्यादा, सम्मान ज़्यादा, प्रोटोकॉल ज़्यादा। ऐसा क्यों है भाई? एक कांस्टेबल की उतनी सैलरी क्यों नहीं है जितनी कि एक डीएम की होती है, एक कलेक्टर की होगी, एक सचिव की होगी? ये ए ग्रेड ऑफिसर, ये बी ग्रेड, ये सी ग्रेड, ये अलग अलग ग्रेड क्यों बन गए हैं? यहाँ पर आप ग्रेड कह रहे हैं, वहाँ पर वर्ण कह रहे हैं, एक ही तो बात है ना। फिर वर्ण व्यवस्था का यदि आपको विरोध करना है तो फिर इस समानता को लेकर के आओ कि सभी जितने भी अधिकारी हैं उनकी सैलरी एक जैसी होनी चाहिए। अधिकारी छोड़िएगा, जितने भी सरकारी कर्मचारी, सबकी सैलरी एक जैसी होनी चाहिए, सम्मान एक जैसा होना चाहिए। बोले संभव नहीं है, योग्यता को और ज्ञान को सम्मान मिलता है। एक रिक्शा वाले के बच्चे को भी अधिकार है कि पढ़ लिख करके वह डीएम बन जाए, अपनी स्थिति को ऊंचा कर तो सकता है। तो प्रियजनों, ऐसा ही तो होता था पहले भी। महर्षि व्यास भी शूद्र कुल से आते थे, लेकिन क्या उनका सम्मान नहीं था? महाराज सुखदेव जो कि महर्षि व्यास के पुत्र हैं, कहा जाता है कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। छोड़ दो, आप देवता को छोड़ दो, आप नहीं मानेंगे उन चीज़ों को, सभी इंसान तो सम्मान करते थे। चाहे महर्षि वाल्मीकि के बारे में बात करें आप, चलो छोड़ दो, पुराने ज़माने की बात को आप छोड़ दो, आप बात करो नाभा दास के विषय में। वह तो शूद्र थे, लेकिन जिन पर आप जातिवाद का आरोप लगाते हैं बहुत ज़्यादा,
तुलसीदास नाभादास का सम्मान इतना करते थे जिस प्रकार से वह अपने इष्ट भगवान श्री राम का सम्मान करते थे। यह कैसे संभव हुआ? यह कैसे संभव हुआ कि रविदास के शिष्य बहुत सारे राजघराने बन गए? 21 रजवाड़े रविदास जी महाराज के शिष्य बन गए। मीराबाई भी उनकी शिष्या थी। यह कैसे संभव हुआ? क्योंकि उन्होंने उन गुणों को हासिल किया। तो जाहिर सी बात है उनके सामने भी स्वतंत्रता। अब तक की बात है, ये तो बहुत पुरानी बात नहीं हुई। रविदास जी के ज़माने को, नाभादास जी के ज़माने को बहुत पुरानी बात नहीं हुई। तो प्रियजनों, ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसको हटाने की बात करने वाले लोग इस बात को कतई नहीं समझेंगे कि ये जो सरकारी नौकरियों में यह ऊंच नीच का भाव है, यह कैटेगरीज हैं, यह हटनी चाहिए। बोले कि यह संभव नहीं है। जब संभव नहीं है, ऐसे ही प्राचीन समय में यह व्यवस्था थी। अब हम पुरानी व्यवस्थाओं को छोड़ दें, उन व्यवस्थाओं को बदलने की आवश्यकता पड़ गई है। कैसे? मेरे गांव में कुछ फौजी हैं, वो दलित समुदाय से आते हैं। यकीन मानिए, मेरे सामने जितने बड़े बड़े साधु संत आते हैं, मैं उनसे कम सम्मान उनका नहीं करता। बच्चे हैं, हमारे बच्चे समझिएगा, मैं उनका साधु संत से भी ज़्यादा सम्मान करता हूँ। और सभी अच्छे भारतीय करते हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। दलित समुदाय से भले, दलित समाज से भले ही आते हैं, लेकिन कर्म से वो क्षत्रिय हैं और सम्माननीय हैं, क्योंकि हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए प्राणों को हथेली पर लेकर के चलते हैं। तो इस नई व्यवस्था को अपनाने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। जो जैसा कोई कर्म करेगा उसको वैसी श्रेणी में ही रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण है और वो चपरासी है तो उसका डीएम से ज़्यादा प्रोटोकॉल हो जाएगा। नहीं, ये नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। पहले क्या हुआ था भूल जाए ना आप। जातियां किसने बनाई? हो सकता है कि सशक्त समाज ने भी बनाई हो सकता है कि आपके गुणों के कारण भी बन गई हों। हाँ, ये बात जरूर है कि अत्याचार हुए हैं, जातिगत शोषण हुए हैं। बोले कि पंडितों ने किए हैं। नहीं भाई, जहां राजपूत राजा थे वहां राजपूत ने किए हैं, जहां ओबीसी थे ओबीसी ने किए हैं। ताकत में थे, जहां पर ताकत में होता है, जिसकी जहां शक्ति ज़्यादा होती है, वही डोमिनेट करता है, उसने किए हैं। तो इस शक्ति का नियम तो हर स्थान पर चलता है। नहीं चलना चाहिए पर चलता है। एक ताकतवर का शोषण नहीं किया जा सकता है। तो आप भी ताकतवर बने। कैसे? पढ़ लिख कर, अपनी सोच को बेहतर बनाकर, अपने आप को काबिल बनाकर आप सशक्त बने। जब तक आप अयोग्य रहोगे, जब तक आप मानसिक रूप से पिछड़े रहोगे, जब तक आप शैक्षिक रूप से पिछड़े रहोगे, तब तक शोषण का शिकार रहोगे। तो यह स्वतंत्रता है ना। अब अगर कोई भी तर्क की बात या अच्छी बात कही जाए और उसका विपरीत अर्थ ही निकाला जाए, तो फिर किस प्रकार से तरक्की संभव है? हम इस बात को स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जाति नहीं हटेंगी तो देश तरक्की नहीं करेगा, समाज टूट जाएगा, हिंदू धर्म टूट जाएगा। लेकिन हमें इस बात का भी पता है कि जातिवाद को जो अभिशाप कहते हैं, जो कहते हैं कि जाति के कारण हमारा शोषण हुआ है, वो लोग ही इन जातियों को हटाने की यदि बात की जाए, कोई प्रयास किया जाए, तो सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आएंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।